Good morning, students. Hello, friends. Welcome to Exams Way. My name is दीपक और आज हम बात करेंगे 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच के वीकली करंट अफेयर्स की। वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने से हमें बेनिफिट ये रहता है कि हमें डेली करंट अफेयर्स की रिवीजन भी हो जाता है, प्लस जो एग्जाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं वीकली करंट अफेयर्स में मैंने सिर्फ वही चीज़ें इंक्लूडिंग की है। इसी मोटिव को ध्यान में रखते हुए मैं वीकली करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं कोशिश करूँगा कि आपको 1 से 8 अप्रैल के जो भी बेस्ट टू बेस्ट वीकली करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। आज की क्लास में हम वीकली करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक यूट्यूब पे जितने भी वीकली करंट अफेयर्स आए हैं वो सिर्फ एमसीक्यू बेस पे आए हैं और एमसीक्यू में मैं समझता हूँ कि जब तक हमें डिटेल में करंट अफेयर नहीं पता चलेंगे तब तक हम एमसीक्यू नहीं कर पाएंगे। हम करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको वीकली करंट अफेयर्स इन्हीं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो जिससे आपको लर्न भी होगा और हेल्प भी होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे नेशनल अफेयर्स। नेशनल अफेयर्स में देखिए क्या आता है। एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भारतीय सशस्त्र बलों के लिए जहाजों और उपकरणों की खरीद के लिए कई अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कुछ एग्रीमेंट साइन किए हैं। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे पहला एग्रीमेंट हमारा आ जाता है कि ये एनजीओपीवी के अधिग्रहण के लिए अनुबंध किया है गोवा शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता के साथ 9,781 करोड़ रुपए की ये डील करी है, उसको हस्ताक्षर किया है। इससे गोवा शिपयार्ड और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कोलकाता के अंदर है के साथ अनुबंध किया गया। पहला तो ये हो गया। दूसरा 9GMB का अधिग्रहण किया है। वो कहाँ से होगा? कोचीन शिपयार्ड से होगा। कोचीन शिपयार्ड 9,805 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। तीसरा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 13 LYNX-U2 फायर कंट्रोल सिस्टम, ये एक फायरिंग के कंट्रोल सिस्टम होता है जो हमारी सेना को मिलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, कि को खरीदने के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है के साथ 1,700 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल बैटरी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है NGMMCB। एक चीज याद रखना फ्रेंड्स कि स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर फुल फॉर्म्स बहुत पूछी जाने लगी है, या उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, या फिर उसके फुल फॉर्म का फर्स्ट लेटर क्या है, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि NGMMCB में C क्या है। इसको देखने के लिए हमें पूरा ध्यान से पढ़ना होगा और उसको याद भी रखना होगा। तो नेक्स्ट जनरेशन मैरीटाइम मोबाइल बैटरी लॉन्ग रेंज की है और ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ 1,700 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। ठीक है। कितने का अनुबंध किया गया है? 1,700 करोड़ का अनुबंध किया गया है। फिर आता है आर्मी एयर डिफेंस की तीसरी और चौथी रेजिमेंट के लिए उन्नत AWS की खरीद के लिए भारत डायनामिक लिमिटेड यानी कि BEL के भारत डायनामिक लिमिटेड के साथ 8,160 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। फिर एक और अनुबंध किया गया था, वो कौन सा था? स्वाति WRR मैदानी के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, जिसे शॉर्ट फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 990 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। ठीक है दोस्तों। एंड सेकंड हमारा करंट अफेयर आज का आता है, वो है कि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय कहाँ पर है? देखो, वो होती है हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसको यूरोपियन भौगोलिक संकेत यानी कि जो GI टैग मिलता है, ग्राफिकल टैग मिलते हैं, जियोलॉजिकल इंटरफेस के टैग जो मिलते हैं वो हिमाचल की कांगड़ा चाय को मिला। अब कांगड़ा चाय की डिटेल में बात करें तो देखो, कांगड़ा चाय को यूरोपियन बाजार में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। इससे हमारे देश में जो है वो सेल ज़्यादा होगी, GDP में वृद्धि होगी और हमारे को इनकम ज़्यादा होगी। और कांगड़ा चाय कहाँ मिलती है अगर इसकी बात करें तो ये भारत के हिमाचल प्रदेश में, भारत का जो हिमाचल प्रदेश है, धौलाधार पर्वत जो है की श्रृंखला के ढलानों पर तथा समुद्र तल से जिसके 900 से 1400 मीटर ऊपरी है, उसका जो कांगड़ा क्षेत्र है कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में धौलाधार पर्वत श्रृंखला की चट्टानों पर ढलानों पर कांगड़ा क्षेत्र है, जिसे देवताओं की घाटी कहा जाता है, में उगाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद थर्ड आता है कि गृह मंत्री अमित शाह है,
गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में यूके भी कहा सकता है, में विकास कार्यों और बीदर कर्नाटक में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन किया है। विकास कार्यों और बीदर का कर्नाटक का उद्घाटन किया है। अब इसके डिटेल में देखते हैं कि 30 मार्च 2023 को गृह मंत्री अपने अमित शाह जो थे वो हरिद्वार गए थे। उत्तराखंड के अंदर सॉरी उत्तराखंड की बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति है। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति जन सुविधा केंद्रों का उद्घाटन करने के लिए यूके के दौरे पर गए थे। अब यूके में यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये जो यूके है ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। उत्तराखंड को यूके कहा गया है। ओके, ठीक है। फिर आता है प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति, जो यूके यानी कि उत्तराखंड के अंदर जो सबसे पहले उसका जो कंप्यूटरीकरण था वो 30 अक्टूबर 2021 को सबसे पहले उत्तराखंड के अंदर हुआ था। ठीक है, और उसके बाद फिर ये आगे और देशों में होता गया। साथ ही साथ अमित शाह ने गौरता मैदान, जो कहाँ है अपने कर्नाटक में है, वहां पे 103 फीट ऊंचे तिरंगे को भी फहराया था। नेक्स्ट आते हैं हम 29/3/2023 यानी कि 29 मार्च 2023 को लोकसभा ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में संशोधन किया। CCI ग्लोबल रेवेन्यू के लिए टैक्स एमएनसी को दंडित करेगा। अब एमएनसी क्या है? एमएनसी है मल्टीनेशनल कंपनी। सीसीआई बोलते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को सीसीआई बोला जाता है। देखो, अब अगर इसमें संशोधन किया गया तो संशोधन के बाद क्या होगा? जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग है यानी कि सीसीआई है के पास अब मल्टीनेशनल कंपनियों पर उनके अंतर्राष्ट्रीय राजस्व के आधार पर उल्लंघन के लिए दंड देने की शक्ति हो सकती है। अब उल्लंघन कैसे होगा? जैसे मान लो मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो इंडिया में रहती है, इंडिया में बिजनेस करती है, लेकिन वो सारा माल बाहर ले जाती है या फिर वो टैक्स बराबर नहीं देती है, तो वो उल्लंघन कर सकती है यानी कि चेक कर सकती है। तो उसके अगेंस्ट में उन्होंने कंपटीशन किया और कंपटीशन में जो रॉयल्टी आई वगैरह आया, उन सारी चीज़ों को देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। अब बात करते हैं सीसीआई के अध्यक्ष कौन है। सीसीआई के अध्यक्ष है संगीता शर्मा। सीसीआई का जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली, और सीसीआई की स्थापना कब हुई थी? 14/10/2003 को। 14/10/2003 को। ये हमें याद रखने की चीज़ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें आ सकती है, किसी भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है कि सीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है। स्पेशली बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड को छोड़कर जो अधिकांश लघु बचत योजना है उन पर ब्याज दरों में वृद्धि कर दी। यानी कि प्रोविडेंट फंड जो है उसके ऊपर उसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड, देखो प्रोविडेंट फंड के लिए जो ब्याज दर है ना, प्रोविडेंट फंड योजना के लिए जो ब्याज दर है वो फाइनेंशियल 2024 में भी 7.1% ही रखी गई है। और एक चीज और याद रखना कि 7.1% वो 3 सालों से सेम है, यानी कि प्रोविडेंट फंड पे कोई ब्याज नहीं बढ़ा है, 3 साल से सेम उसी रेट पर है। अब ब्याज जो बढ़ा है वो किस पे हुई है? उसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, देखो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की सबसे अधिक वृद्धि हुई है। उसमें हुई है, देखो 7% थी पहले तो, लेकिन अब कितनी हो गई? अब हो गई 7.7%। और छोटी बचत योजनाओं में 10 से 70 आधार अंकों की वृद्धि की गई है। अब आधार अंक कौन से होते हैं? ये होते हैं कुछ बीपीएस। ठीक है, ये हम आगे और डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है सांख्यिकी कार्यक्रम आता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि MOSPI जिसे बोला जाता है। MOSPI ने क्या किया है? वीमेन एंड मैन इंडिया 2022 की एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 15 से 29 वर्ष की जो आयु की महिलाएं हैं, अवैतनिक श्रम करने वाले, अवैतनिक मतलब जो हाउसवाइफ कहा जाता है जिसे, वो पुरुषों की तुलना में 5.5 घंटे बहुत अधिक बिताती है। और ये तो हम बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं कि महिलाएं इन पुरुषों से ज़्यादा काम करती है। हम 9 से 5 ऑफिस में जाके आ जाते हैं, फिर आके सो जाते हैं, बैठ जाते हैं, लेकिन महिलाएं 9 बजे से पहले भी काम करती हुई मिलती है, और जब हम आते हैं वो तब भी वो काम करती हुई नजर आती है। तो वो जाहिर सी बात है। लेकिन ये हालांकि MOSPI ने जो रिपोर्ट जारी की है वो करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन की है तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा। 5.5 घंटे से अधिक समय बिताती है, अवैतनिक श्रम हो गया। ठीक है, फिर आता है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ने राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंदर भारतीय करदाताओं के साथ रिकॉर्ड 95 अग्रिम मूल्य निर्धारण के समझौते पर हस्ताक्षर
किए हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, भारतीय महिला बाल विकार मंत्रालय ने घर घर में स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ावा देने के लिए, देखो जब से कोरोना हुआ है तब से ये स्पेशली सारी जगह चलने लगा है कि स्वस्थ खाओ, स्वस्थ पियो, स्वस्थ रहो, क्योंकि अगर हम हेल्थ अच्छी है तो ही हमारी वेल्थ अच्छी होगी। तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए हमेशा अपने हेल्थ के ध्यान रखिएगा। चलिए पढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं वापस। महिला बाल विकास मंत्रालय है, उसने घर घर में स्वस्थ खाने की आदतों को बढ़ाने के लिए 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक देश भर में 5वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया गया। 5वां पखवाड़ा आयोजित किया गया, ठीक है। और ये जो 5वां पखवाड़ा आयोजित किया गया, इसकी जो थीम क्या थी, इसकी थीम थी न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया। ये बात याद रखिएगा, कई बार थीम्स भी पूछी जा सकती है कि पखवाड़े की थीम्स थी न्यूट्रिशन फॉर फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, ठीक है। अगला आता है हमारे पास सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी, जिसे CMIE कहा जाता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2023 में जो भारत में जो बेरोजगारी दर है 7.8% हो गई, जो 3 महीने में सबसे अधिक मानी जाती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है कि बेरोजगारी दर हमारे यहाँ बढ़ती जा रही है, और स्पेशली गाँवों में तो ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि जब शहरों में काम नहीं है तो गाँवों में तो कैसे होगा, गाँव में तो वैसे ही लोग खेती करके जीते हैं। चलिए देखते हैं कि फरवरी में तो देखो कितनी थी, 7.45% थी, लेकिन जनवरी के अंदर ये 7.14 थी, यानी कि 7.14 जनवरी में थी, 7.45 फरवरी में थी, और 7.80 ये मार्च में होगी, यानी कि ये लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है और बढ़ती ही जा रही है। चलिए देखते हैं मार्च के अंदर ग्रामीण बेरोजगारी कितनी थी। मार्च में ग्रामीण बेरोजगारी थी 7.47% थी, और जो शहरी बेरोजगारी थी वो 8.51% रह गई थी, 8.51% रह गई थी। और जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी वो कौन से राज्य में थी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी हरियाणा, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, देख लीजिएगा। हरियाणा के अंदर उच्चतम बेरोजगारी दर थी 26.8% की, और उसके बाद राजस्थान का नंबर आता है जहाँ पे 26.4%, यानी कि सिर्फ 0.40% ही राजस्थान में कम है, अदरवाइज राजस्थान भी हरियाणा के बराबर आ सकता था। और तीसरा जम्मू कश्मीर में 23.1% मानी गई है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने आता है कि रक्षा मंत्रालय ने गोवा और कोच्चि में नेवल एयरक्राफ्ट यार्ड के आधुनिकीकरण के लिए अल्ट्रा डायनेमेशन प्राइवेट लिमिटेड UDPL के साथ 470 करोड़ रुपए अनुबंध के हस्ताक्षर किए हैं। ये एयरक्राफ्ट के लिए किया गया ताकि अच्छे एयरक्राफ्ट हमें मिल सके। नेक्स्ट आता है तीसरी भारत न्याय रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। वो कौन सा संस्करण है, उसमें ये तीसरा संस्करण जारी किया गया है। उसमें कर्नाटक को न्याय प्रदान करने में सबसे बड़े राज्यों में, जिसका याद रखना राज्य दो तरह के होते हैं, एक तो बड़े राज्य, छोटे। बड़े राज्य कौन से होते हैं, जो 1 करोड़ से अधिक की आबादी है वो बड़े राज्य में आते हैं, और जो 1 करोड़ तक की आबादी है वो किस में आते हैं, छोटे राज्य में आते हैं। यानी कि कर्नाटक बड़े राज्यों में आता है जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन जो न्याय रिपोर्ट है वहाँ पे, जो हाई कोर्ट है वहाँ पे, जो पुलिस प्रशासन है वो नंबर 1 पे रहा है, क्योंकि उसने सबसे ज्यादा न्याय दिया है। तमिलनाडु के बाद जो दूसरे नंबर पे न्याय देने में आया है, सॉरी कर्नाटक के बाद जो दूसरे नंबर पे न्याय देने में आया है वो आया है हमारा तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आया है तेलंगाना, ठीक है। लेकिन जो इस श्रेणी में यूपी है, यूपी सबसे निचले पायदान यानी कि 18वें स्थान पर रहा है। यानी कि यूपी में सबसे ज्यादा चोरी चकारी या अपराध बढ़ रहे हैं, जिस वजह से यूपी को इस न्याय रिपोर्ट के अंदर, ये मेरा खुद का मतलब ये मेरा खुद का कोई खुद के विचार नहीं है, ये एज पर रिपोर्ट है जो न्यूज़ और इंडियन टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स आदि से मिलती है, वो इसने करंट अफेयर्स में जोड़ा गया है। तीसरा पॉइंट, अब आता है सिक्किम। सिक्किम क्या है, सिक्किम छोटे राज्यों में आता है क्योंकि 1 करोड़ तक की आबादी है, तो सिक्किम छोटे राज्यों के अंदर रैंकिंग में सबसे ऊपर स्थान पर माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय थे, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करने के लिए और उन्हें पूरा करने के तरीकों की सिफारिश करने के लिए 14 सदस्यों का एक पैनल बनाया है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, अमिताभ कांत करेंगे, ठीक है। आप देखो एक चीज आपको और सीखने को मिलेगी
कि जो आवास शहरी मामलों के मंत्रालय थे, उन्होंने रियल एस्टेट की जो परियोजना रुकी है उसकी जांच करने के लिए किसको अपॉइंट किया है? अमिताभ कांत को। अब अमिताभ कांत कौन है, इसको भी जानना पड़ेगा। अमिताभ कांत जो G20 शेरपा और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एवं नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अमिताभ कांत अभी G20 जो शेरपा है, जो अभी G20 ईयर चल रहा है हमारे देश में, उसके कार्यकारी अध्यक्ष भी है। और अब अमिताभ कांत आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का काम भी करेंगे। नेक्स्ट आता है, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादकों को भौगोलिक संकेत यानी कि जियोलॉजिकल इंडेक्स दिया गया, टैग दिया है। ये तो दिया है किसने? भारत सरकार ने दिया है। जबकि जो कांगड़ा चाय थी वो भारत सरकार ने नहीं दिया था, वो बाहर से दिया गया था। अब जो भारत सरकार ने देखो जो जीआई टैग दिया है वो कौन कौन से देशों में, राज्यों में दिया है? देखो बिहार को तो एक टैग मिला है, यूपी को 10 राज्य, यूपी के राज्य में 10 जीआई टैग मिले हैं, एमपी को एक मिला है, छत्तीसगढ़ में एक, तमिलनाडु में 11, लद्दाख में एक, जम्मू कश्मीर में 8। भारत में अब जीआई टैग की कुल संख्या जो है, भारत में जीआई टैग की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 465। कौन से? ये 33 प्लस 465, पहले 465 अब हुई है, यानी कि पहले कितनी थी? पहले थी 400 और टू 432 थी शायद, है ना? 432 थी, अब हो गई है 435 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट बढ़ने से पहले आता है, देखो भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए 5 वर्षों की नवीनीकरण ऊर्जा आरी क्षमता के 250 गीगावाट स्थापित करने की योजना की घोषणा कर दी है। ठीक है, भारत सरकार आगे आने वाले टाइम में ऊर्जा को बढ़ाएगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आ रहे हैं, नए नए लोग दिए जा रहे हैं, सामान खरीदे जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से बिजली की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इसलिए भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों में ऊर्जा को बनाने के लिए क्या किया है? सॉरी, हाँ, ऊर्जा को बनाने के लिए 250 गीगावाट स्थापित करने की योजना की घोषणा कर दी है। ये 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है। अब अगला आता है हमारे पास कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री एमसीएफ जिसे बोला जाता है, स्टेडियम का जो नाम था उसे बदलकर भारत की महिला हॉकी टीम के पूर्व कप्तान है रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल जो इंडियन हॉकी टीम की पूर्व कप्तान भी रह चुकी है, के सम्मान में रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। यानी कि इसका नाम चेंज हुआ है। पहले क्या था इसका नाम? पहले था राय मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम था, इसको बदलकर इन्होंने क्या कर दिया? रानीस गर्ल्स हॉकी टर्फ। एक चीज और जानने लायक है, जो कप्तान रानी रामपाल है वो राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी भी थी। तो ये हमारा पॉइंट याद रखने लायक है, याद रखना चाहिए, क्योंकि काम आ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय एमआईबी ने मीडिया, मनोरंजन और जन जागरूकता के क्षेत्र में अमेजन इंडिया के साथ साझेदारी की है। ठीक है, इसके अंदर इसका कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इतना ही लिखा गया है। नेक्स्ट आता है कि 28 मार्च 2023 को भारत और रोमानिया ने नई दिल्ली के अंदर रक्षा सहयोग की द्विपक्षीय बैठक के दौरान हस्ताक्षर किए। किसने? भारत और रोमानिया ने। बैठक कहाँ हुई थी? नई दिल्ली में हुई थी। कहाँ, किस काम से हुई थी? रक्षा सहयोग के काम से हुई थी। भारत और रोमानिया के बीच पहला रक्षा सहयोग समझौता है। ये देखिए, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया इसमें। कौन सा? कि भारत और रोमानिया के बीच में जो पहला रक्षा सहयोग हुआ था वो कब हुआ था? 28 मार्च को हो गया था। अब रोमानिया के बारे में चलते हैं। रोमानिया के जो राष्ट्रपति है वो है क्लॉस इयोहानिस। रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। रोमानिया की जो मुद्रा है रोमानियाई ल्यू। ठीक है, ये रोमानिया के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स हो गई। नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हमारा
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट उसके बाद आता है इकोनॉमिक और बिजनेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स, जो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में जितने भी बिजनेस या इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी बात हुई है, उसमें सबसे पहले है MOCI, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने क्या किया है, विदेश व्यापार नीति, एक फॉरेन ट्रांसफर पॉलिसी है 2023 जारी की है, जिसका उद्देश्य क्या था कि 2023 तक जो भारत का निर्यात है, भारत के निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, सॉरी ये ट्रिलियन हो गया, इसको ट्रिलियन कर लीजिएगा, 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का रखा गया है। उसके बाद आती है फिनटेक ग्रुप कंपनी है भारत पे। भारत पे को सब लोग वैसे भी जानते हैं, भारत पे जो है वो अपने आप में एक फिनटेक ग्रुप कंपनी है। उसने क्या किया है, भारत की वुमेन्स एंटरप्रेन्योर्स है, यानी कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उनको बढ़ावा देने के लिए विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, यानी कि WEP, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट उसके बाद आता है अपना प्रोहेंस के सहयोग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, जिसे नेस्कॉम के नाम से बोला जाता है, ने क्या किया है, एक रिपोर्ट निकाली है, जिसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2030 तक जो भारत का जो टेक राजस्व है, टेक राजस्व अलग होता है और GDP अलग होती है, टेक राजस्व 30 से 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकता है। ठीक है। और नेक्स्ट आता है हमारे विश्व बैंक ने क्या किया है, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट स्प्रिंग 2003 का एडिशन निकाला है। उसके अंदर भारत ने अपने वित्तीय वर्ष 2023-24 के विकास के अनुमान को घटाकर 6.30% कर दिया गया है। कितना कर दिया है? 6.30%। और दिसंबर में जो विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक था, उसने 6.60% बताया था कि जो GDP होगी इंडिया की वो 6.60% होगी, लेकिन अब इंडिया डेवलपमेंट अपडेट्स स्प्रिंग 2023 का एडिशन निकाला, उसमें क्या कर दिया गया है, 6.30% कर दिया गया है। फिर आता है ADB फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या किया है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जो ग्रोथ का अनुमान है, और अनुमान को क्या कर दिया है, 6.4% कर दिया, जबकि उसका पुराना अनुमान कितना था, 7% था। किसका? ADB का। जबकि वर्ल्ड बैंक का क्या था, पहले था वर्ल्ड बैंक का 6.6% और अब हो गया 6.30, यानी कि देश में कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से ये अनुमान गलत हो रहे हैं। ADB के CEO की बात करें, एशियन डेवलपमेंट के जो CEO है वो मसात्सु असाकावा है। हेडक्वार्टर मॉडलियोंग सिटी फिलीपींस के अंदर है। ADB की स्थापना 1966 में हुई थी और ADB के अंदर जो सदस्य है वो 68 सदस्य ADB के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारे पास RBI ने 31 मार्च 2023, जो अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, को जारी वित्तीय रिपोर्ट के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन, यानी कि BOP, भारत ऑफ पेमेंट पर डेटा, भारत का जो चालू खाता घाटा, यानी कि जो जो डेफिसिट लॉस जो बताया Q3 फाइनेंशियल ईयर 2023 में GDP के 2.2% तक गिरा हुआ दिखाया है। ये किसकी रिपोर्ट है? RBI की। तो ये बैंक में हमारे इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बैंक में RBI से रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है NBCC इंडिया लिमिटेड, जिससे पहले राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम के रूप में जाना जाता था। NBCC एक कंपनी है जिसे पहले किसके नाम से जाना जाता था, राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। उसने क्या किया, जाम्बिया में 1 लाख आवास इकाइयों के निर्माण में मदद के लिए MOU पर क्या किया, हस्ताक्षर कर दिए हैं। ओके। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे कहा जाता है, ने एक जारी ग्लोबल ट्रेंड आउटलुक जारी किया है। स्टैटिक्स रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है कि 2023 में व्यापारिक व्यापार की मात्रा 1.7% होने की उम्मीद जताई है। ये किसने जताई है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, WTO ने, जो अक्टूबर 2022 के 1% से अधिक है, यानी कि जो अक्टूबर में पूर्वानुमान लगाया गया था उसके हिसाब से 1% ज़्यादा है। WTO के महानिदेशक आते हैं। WTO के अंदर देखो CEO नहीं होते। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें महानिदेशक माना जाता है, और जो महानिदेशक है वो नुगोजी ओकोंजो इवेला। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। 1995 में WTO की स्थापना हुई थी और 164 सदस्य इसमें अब तक जुड़ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट लास्ट हमारे रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए प्रत्यक्ष कर संग्रह। अंतिम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह में 16.61 लाख करोड़ का ट्रिलियन दिया गया है। कितना दिया गया है? 2022-23 में क्या दिया गया है? 16.61 लाख करोड़ का ट्रिलियन दिया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में
14.12 लाख करोड़ की तुलना 17.63% की इसमें क्या की गई है, वृद्धि दर्शाई गई है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे बढ़ने से पहले बता देते हैं, अब अगली बार क्या आता है, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन। जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, पूरे वीक के अवार्ड्स हमने एक साथ ले लिए गए हैं। इसके अंदर सबसे पहले कौन सा आ रहा है, आलिया मीर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड प्राप्त करने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी है। आलिया मीर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड प्राप्त किया है आलिया मीर ने, जो जम्मू कश्मीर की पहली महिला बनी है। दूसरा, 63वें साहित्य समारोह फाउंडेशन ऑफ सार्क राइट्स एंड लिटरेचर, फोसवाल जिसे नाम से जाने, शॉर्ट फॉर्म क्या है, फोसवाल, ने क्या किया है, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता थे बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान। कौन थे, बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान को सार्क साहित्य पुरस्कार 2023 प्रदान किया। ये इंटरनेशनल है तो हो सकता है हमारे एग्जाम में कम आए, लेकिन फिर भी हमें पढ़ लेना चाहिए। थर्ड है, फिलेंथ्रोपिस्ट और कला संग्रहकर्ता किरण नादर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है चेवेलियर दे ला लीजियंस डी हॉनर। जैसे भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, वैसे ही फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है चेवेलियर डे ला लीजियंस डी हॉनर से सम्मानित किया गया है। ये ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आता है कि मोदी जी ने चंडीगढ़ के 2 सीबीआई अधिकारी हैं, कौन से, एक तो विनीत विनायक और एक सीमा पाहूजा, को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था देश के लिए, तो इन्हें क्या दिया गया, राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पांचवा आता है हमारे कि चिल्ड्रन चैंपियंस अवार्ड 2023 असम के तपोवन को स्वास्थ्य और पोषण श्रेणी से सम्मानित किया गया है। सिक्स सिक्स आती है कि 4 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स ने अपनी 37वीं वार्षिक बिलियनियर लिस्ट, फोर्ब्स हर साल अपनी वार्षिक बिलियनियर रिपोर्ट जारी करता है, और 4 अप्रैल 2023 को फोर्ब्स ने फिर 37वीं बिलियनियर्स रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि मुकेश अंबानी 83.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ एशिया और भारत में सबसे अमीर व्यक्ति का स्थान हासिल किया है। ओके, ये हम बता दें कि गौतम अडानी जो है, गौतम अडानी जो पहले काफ़ी टाइम पहले नंबर 3 पर आए थे, गौतम अडानी को 24वें स्थान पर डाल दिया है, क्योंकि अभी लास्ट में जो न्यूज़ आई थी उसके हिसाब से उनके शेयर्स गिर गए थे, जिस वजह से वो चल गए। लेकिन जो मुकेश अंबानी है वो एशिया और भारत में तो नंबर 1 है, लेकिन जो वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट है उसके अंदर 90वें पायदान पर रखा गया है। और फर्स्ट स्थान पे कौन सा, फर्स्ट स्थान पे है बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली, 211 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि 47वां ओलिवियर अवार्ड्स चेन्नई में जन्मी सिंगापुर की अभिनेत्री अंजना वासन को सहायक अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। फिर आता है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, यूके के अंदर है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में क्या किया है, में स्थित मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी के फुल फॉर्म है मैरीबॉर्न क्रिकेट क्लब, ये 5 भारतीय खिलाड़ियों कौन कौन, MS धोनी, युवराज सिंह, सुरेश रैना, झूलन गोस्वामी और मिताली राज को क्या किया है, आजीवन सदस्यता मान्यता की उपाधि से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे तो अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन, कुछ नए अपॉइंटमेंट्स भी हुए हैं 1 से 8 अप्रैल के बीच में, और कईयों ने छोड़ा भी होगा, तो वो देखते हैं। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, यूएई के राष्ट्रपति शेख खालिद को अबू धाबी के क्राउन प्रिंस के रूप में नामित किया गया। यूएई के अंदर हमेशा ये यही चलता रहा है। यूएई के राष्ट्रपति कौन है, यूएई के राष्ट्रपति वो अभी नाम आया था कौन सा, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान। अगर हम लोग शेख मोहम्मद बिन जायद भी याद रखेंगे तो भी हमारे चल जाएगा। यूएई के प्रधानमंत्री है शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, और यूएई की राजधानी कौन सी है, अबू धाबी। यूएई में कौन सी मुद्रा चलती है, यूएई में मुद्रा चलती है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। ठीक है, सेकंड आता है टाटा पावर ने प्रवीर सिन्हा जो पहले से टाटा पावर के अंदर MD और CEO थे, उन्होंने फिर उनका जो कार्यकाल है वो 4 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, यानी कि पहले भी थे और अब उन्हें फिर से 4 साल के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। राजीव के मिश्रा ने PTC इंडिया के MD एंड CEO के रूप में क्या किया है, कार्यभार से वापस संभाल लिया है। सुधा शिव कुमार ने FICCI महिला संगठन की 40वीं अध्यक्ष का पदभार संभाला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाइस एडमिरल संजय जसजीत सिंह। वाइस एडमिरल जो कहाँ पे होते हैं हमारे
किसमें होते हैं, ये हमारे होते हैं नौ उसमें नेवी के अंदर होते हैं। भारतीय नौसेना के वीसीएनएस के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अब वीसीएनएस क्या होता है? वीसीएनएस होता है बच्चों वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है, एग्जाम में आए तो कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि आरबीआई ने नीरज निगम को नया कार्यकारी निदेशक भी नियुक्त कर दिया गया है। उसके बाद है प्रणब हरिदासन एक्सिस सिक्योरिटी के 3 साल के लिए एमडी और सीईओ बने हैं। कौन? प्रणब हरिदासन एक्सिस सिक्योरिटी जो एक्सिस बैंक का है, उन्होंने 3 साल के लिए एमडी और सीईओ बनाया गया है। अब एक्सिस सिक्योरिटीज लिमिटेड के जो एमडी और सीईओ है अभी पी गोपू कुमार है। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है और 21 जुलाई 2006 में शामिल हुआ था। ये चीज़ क्लियर है आपको? ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस, देखते हैं कौन से हैं। उसमें सबसे पहले आता है, देखो सर्वानंद सोनोवाल ने नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन का सागर सेतु मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है भारत डायनामिक लिमिटेड बीडीएल ने अपनी स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल अमोगा 3 का क्या है सफल परीक्षण किया है। अमोगा 3 जो है वो अपने आप में एक बहुत अच्छी मिसाइल है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, जो मार सकती है अच्छे मतलब मिसाइल टू मिसाइल मारने वाली क्षमता रखती है। थर्ड आता है भारत ने क्या किया है, भारत ने यूके के वैज्ञानिक को भारत और यूके सॉरी मैं गलत बोल गया कि भारत और यूके के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्मार्ट अर्ली वार्निंग फ्लड अलर्ट सिस्टम पर सहयोग एक दूसरे के साथ सहयोग किया, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट करंसी के हो सकती है। फोर्थ पॉइंट आता है इसरो ने कर्नाटक में रियूसेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। बहुत अच्छा करंट अफेयर है ये भी। फिफ्थ पॉइंट बनता है कि भारत देश में तपेदिक यानी कि टीबी जिसे बोला जाता है कि बोझ का अनुमान लगाने के मामलों के लिए भारत सबसे पहले उन्होंने खुद का मॉडल विकसित किया और ये दुनिया का पहला देश बन गया, यानी कि आज तक दुनिया में किसी ने अभी टीबी का कोई ऐसा मॉडल लॉन्च नहीं किया है। छठा, सौर तूफानों की भविष्यवाणी के लिए एआई आधारित मॉडल विकसित करने के लिए भारत ने IUCAA ने नासा के साथ साझेदारी की है। अब IUCAA पूछोगे तो क्या होता है? IUCAA होता है बच्चों इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये क्या हो जाते हैं? हमारे IUCAA आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित निजी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्काई रूट एरोस्पेस ने धवन 2 पूरी तरह से 3D मुद्रित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण कर दिया। अब स्काई रूट एरोस्पेस के जो सह संस्थापक वो है पवन चंदाना, भरत और डाका, इन दोनों ने मिलकर स्काई रूट एरोस्पेस को ओपन किया था। स्काई रूट एरोस्पेस का जो हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, स्थापना हुई थी 2018 के अंदर। ये ठीक है। अब आती है हमारी ऑबिटरी, यानी कि जो किसी के मृत हो गया या किसी का निधन हो गया किसी फेमस का, तो उसका देखते हैं। सबसे पहले आता है देखो एक प्रसिद्ध लेखिका और 2 बार की केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता सारा थॉमस का 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वो निधन कहाँ हुआ? केरल में। एक बात याद रखना कि निधन के वक्त उनकी उम्र और उनका निधन जिस जिले या जिस राज्य में हुआ ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पे पूछे जा सकते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ऑस्कर विजेता जापानी संगीतकार और पॉप पायनियर रयुची साकामोटो का 31 वर्ष की आयु में टोक्यो जापान के अंदर निधन हो गया। ये ऑस्कर विजेता भी थे, जापानी संगीतकार भी थे और इनका निधन भी कहाँ हुआ? टोक्यो जापान के अंदर हुआ। कितनी वर्ष की आयु में हुआ? 71 वर्ष की आयु में। अब ये देखिए थर्ड पॉइंट जिसको मैंने ग्रीन कर रखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलीम अजीज दुर्रानी का 88 वर्ष की आयु में गुजरात जामनगर के अंदर निधन हो गया। फोर्थ आता है कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री है जगन्नाथ महतो का 56 वर्ष की आयु में चेन्नई तमिलनाडु के अंदर निधन हो गया। ये फोर्थ हमारा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट एंड फाइनल करंट अफेयर जो 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच के जो इंपॉर्टेंट डेज है वो देखते हैं। सबसे पहले आता है देखो दृश्यता अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दिवस 2023 31 मार्च 2023 को मनाया जाता है। इसकी कोई थीम नहीं है इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं है। अर्थ आवर अर्थ आवर 2023 जो 25 मार्च 2023 को मनाया जाता है। और अर्थ आवर की जो 2023 की जो थीम है वो इस बार की थीम रखी गई है द बिगेस्ट आवर फॉर अर्थ।
कि ये जो भी इम्पोर्टेंस डे होते हैं उनके डेट और उनकी जो थीम होती है वो याद रखनी बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम में कई बार इस चीज़ से लेके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2023 जो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2023 की जो थीम है वो रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग द नरेटिव कंट्रीब्यूशन एट होम, एट वर्क, इन द आर्ट्स एंड इन पॉलिसी मेकिंग। ये क्या हो जाती है विश्व ऑटिज्म दिवस। फोर्थ आता है हमारा इंटरनेशनल बाल पुस्तक दिवस 2023 जो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या रखी गई है आई एम अ बुक रीड मी। ठीक है। नेक्स्ट आता है पांचवा जो आता है वो रखा गया है खाद्यान्न जागरूकता और खाद्यान्न कार्रवाई में सहायता दिवस जो 4 अप्रैल को मनाया जाता है। माइन एक्शन कैन नॉट वेट, ये इसकी थीम रखी गई है। उसके बाद एक सेना चिकित्सा कॉर्प्स का 259वां स्थापना दिवस, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा कि सेना चिकित्सा कॉर्प्स का 259वां जो स्थापना दिवस है वो 3 अप्रैल 2023 को मनाया गया था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। उसके बाद आती है राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल, इसकी थीम क्या रखी गई है अमृतकाल इन शिपिंग। इंटरनेशनल विवेक दिवस जो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विकास शांति के लिए जो इंटरनेशनल खेल दिवस मनाया जाता है वो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, जिसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल के लिए रखी गई है। तो ये करंट अफेयर्स 1 अप्रैल 2023 से 8 अप्रैल 2023 तक के करंट अफेयर मेरी तरफ से ख़त्म होते हैं। आई विश, मैंने कोशिश की है ये बहुत बेस्ट से बेस्ट आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करवाने की। अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि अगले करंट अफेयर्स भी हम टाइम टू टाइम लेकर आ पाएँ। थैंक यू।